नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स अवयव क्लास 12 का चैप्टर 3 उसमें हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इसकी थ्योरी जो हो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान रखें, चैप्टर 3 की थ्योरी कंप्लीट हो रही है, मैट्रिक्स की थ्योरी कंप्लीट नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अवयवों का हम बीजगणित सीखेंगे जिसमें योग, व्यवकलन यानी कि अंतर और गुणन सीखेंगे। यहाँ पर गुणन जो है वो पढ़ाई मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मोस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये हम सीखने वाले हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और एडिशन की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में हम सीखेंगे शून्य के भाजक, जीरो डिवाइजर्स है ना, या जीरो डिविजर्स, ये हम सीखने वाले हैं। और इसमें एक खास बात आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगी जो अवयव में ही लागू होती है ना। और उसके बाद में 3 नंबर वर्ग अवयव की खास बातें, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे, जो आप लोग पहली बार देखने वाले हो। उसके बाद में परिवर्त अवयव एवं गुणधर्म, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सममित एवं विषम सममित अवयव है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है परिवर्त अवयव है, 5वां पॉइंट है सममित एवं विषम सममित अवयव और इनकी प्रॉपर्टीज। ये बड़ी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, आता ही है ना। तो ये सारी हम यहाँ पर सारे जो पॉइंट है वो देखने वाले हैं। चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके जरूर देख लें। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अवयवों का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें सारी आ जाएंगे, योग, व्यवकलन, गुणन, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम योग और व्यवकलन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास है नहीं है ना, लेकिन समझना तो पड़ेगा। योग एवं व्यवकलन कैसे करेंगे दो अवयवों का, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। योग का आप लोग बोलते हो जोड़, इन अंग्रेजी में बोलते हो एडिशन, है ना। और व्यवकलन बाकी होता है, अंतर होता है, उसको बोलते हो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इंग्लिश भी आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी साथ में ना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश वाले हैं उनकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए, योग के लिए हम देखते हैं, दो अवयव आपके पास में है। सबसे पहले हम योग की बात कर रहे हैं, दो अवयवों का योग कैसे करेंगे। तो ए आपके पास में कोई अवयव है, मैट्रिक्स है, ए आई जे एम गुणा एन, क्रम इसका एम गुणा एन है, एम पंक्तियाँ एन स्तंभ है। बी आपके पास में दूसरा अवयव है स्मॉल बी आई जे, और इसका क्रम भी सेम ही होना चाहिए, एम गुणा एन ही, समान क्रम के हों, समान क्रम के हों। तो हम योग कैसे करेंगे, ए प्लस बी संक्रिया होती है ये योग की संक्रिया। तो ए हमारे पास में है स्मॉल ए आई जे एम गुणा एन, और बी हमारे पास में है स्मॉल बी आई जे एम गुणा एन। तो यहाँ पर योग हम करते हैं तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ए और बी जो है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये अवयवों को दर्शा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो संगत अवयव हम जोड़ देंगे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे एम गुणा एन, क्रम इसका एम गुणा एन ही होगा। और यहाँ से एक नया रिजल्ट हमारे पास में आएगा, दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो आपको पता है एक तीसरी संख्या आती है, इसको मान लेते हैं सी आई जे, इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो है स्मॉल ए आई जे, ये 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। इसको हम यूँ लिखें A11, A12, A13। यहाँ पर 2 हमारे पास में होनी चाहिए पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। अब इसको मान लिया हमने, कोई संख्या हमने ले ली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 3 क्रम है इसका भी। और दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली बी, स्मॉल बी आई जे के रूप में, 2 गुणा 3 इसका क्रम है। और यहाँ पर B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये भी 2 गुणा 3 और ये भी 2 गुणा 3 क्रम है दोनों का ना। और यहाँ पर हमने संख्याएं ले ली, मान लीजिए 6 7 8 9 10 11। अब इनको हमें जोड़ना है, तो एकदम सिंपल जोड़ जो हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पर कुछ भी इसमें एडिशनल जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ए प्लस बी हम करेंगे, तो आपको क्या करना है, A11 को B11 के साथ में जोड़ना और किसी के साथ में नहीं जोड़ना, संगत अवयव हम यहाँ पर जोड़ेंगे, है ना। तो A11 प्लस B11, और इसको हम यहाँ पर देखिए A11 क्या है, 1 है, और B11 ये 6 है, तो 1 + 6 इस तरह से जोड़ेंगे। A12 में हम जोड़ेंगे B12, A12 यहाँ पर 2 है, B12 7, A13 में
हम B13 जोड़ेंगे और यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, इस तरह से हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23 और यहाँ पर 4 प्लस 9, 5 प्लस 10 और 6 प्लस 11 और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो A प्लस B होगा। एक नई मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखें। तो 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 8 11, 9 प्लस 4 13, 5 प्लस 10 15 और लास्ट में 18, 11 प्लस 6 17। ये हमारे पास में 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स होगी। क्लियर है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर व्यवकलन की। तो बिल्कुल व्यवकलन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, एग्जाम्पल लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 आपके पास में मैट्रिक्स हैं, ए आपके पास में है AIJ 2 गुणा 3 की मान लेते हैं, बी दूसरी मैट्रिक्स वो भी BIJ 2 गुणा 3 की। तो A माइनस बी हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल AIJ 2 इंटू 3 माइनस स्मॉल BIJ 2 इंटू 3, संगत अवयव घट जाएंगे जैसे हमने जोड़े थे। तो AIJ माइनस BIJ 2 इंटू 3। यहाँ पर AIJ BIJ संगत अवयव कैसे हैं, I की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर AIJ में, तो वही वैल्यू हमें BIJ में पुट करेंगे, तो वही हमारे पास में अवयव आएगा ना। इसलिए यहाँ पर IJ दोनों में समान आ रहे हैं। क्लियर है। अब योग की जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी जान लेते हैं, थोड़ा सा महत्व होगा उनका। तो योग के गुणधर्म, योग की प्रॉपर्टीज, योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए हमें कुछ लेने होंगे अवयव है। ए आपके पास में है स्मॉल AIJ m गुणा n, तो बी आपके पास में उसी क्रम का होना चाहिए जोड़ने के लिए। तो स्मॉल BIJ m गुणा n, उसी क्रम का। एक तीसरा हम यहाँ पर अवयव लेंगे और वो भी इसी क्रम का होना चाहिए, स्मॉल CIJ m गुणा n। शून्य अवयव हम लेंगे, शून्य अवयव आपको पता है कैपिटल 0 होता है, शून्य अवयव कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी क्रम वही होगा m गुणा n। और अगर हम यहाँ पर माइनस A अवयव लें तो वो क्या होगा, A हमारे पास में AIJ m गुणा n है, तो माइनस A होगा माइनस स्मॉल AIJ m गुणा n। क्लियर है जी। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, क्रम विनिमयता की। तो वैसे इनमें कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन आएगा तो बहुत कुछ है ना। इसको आप लोग बोलते हो कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, स्पेलिंग देख लेना सही है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्रम विनिमयता में आपको क्या करना है, 2 अवयव आपके पास में है तो उसमें A प्लस बी इक्वल होना चाहिए B प्लस A। तो यहाँ पर इक्वल होता है, प्लस की संक्रिया में 2 अवयव में क्रम गुणधर्म लागू होता है, ठीक है ना। तो योग संक्रिया में, योग संक्रिया में या योग संक्रिया, योग संक्रिया 2 अवयवों में, 2 अवयवों में क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय होती है। क्लियर है, कम्यूटेटिव होती है। तो बस आप लोग इतना याद रखना कि A प्लस बी बराबर B प्लस A होता है, बाकी कुछ भी यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होता है वो कुछ भी यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, और इतना उसका महत्व नहीं है। उसके बाद में साचरिता की बात करें, साचरिता की, तो ये साचरी भी होती है। साचरी में 3 हमें लेने होंगे, तो ABC हमने लिए हुए पहले से ही। सो साचरिता को हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर 3 अवयव हमने लिए, ऊपर हम ले चुके हैं। तो A प्लस बी प्लस C में A प्लस बी की हमने पहले संक्रिया करवाई, A और B की प्लस संक्रिया, और उसमें हमने C को जोड़ा। तीनों ही अवयव हैं और ये इक्वल होता है यहाँ पर A प्लस बी प्लस C के, है ना। B प्लस C यहाँ पर दोनों को पहले हमने जोड़ लिया, उसके बाद में A में उसको जोड़ा, तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि ये साचरी होती है। तो योग संक्रिया, योग संक्रिया, यहाँ पर अवयव कितने हैं, 3 अवयव ना। यहाँ पर इतना लिख दीजिए कि अवयवों में साचरी होती है, या अवयवों के लिए साचरी होती है, अवयवों में साचरी होती है। क्लियर है। तो ये साचरीय है, क्रम विनिमय है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम योज्य तत्समक की, योज्य तत्समक की। योज्य तत्समक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, योज्य को बोलते हैं एडिटिव और तत्समक को आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, है ना। तो देखिए क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, उसका मतलब होता है कि
कोई अवयव आपके पास में ए है, उसमें हम कौन सा अवयव जोड़ें कि वापस ए ही आ जाए, या किसी अवयव में हम ए जोड़ें और वापस से हमारे पास में ए ही आ जाए। तो आपको पता है कि 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ दें तो वापस से वही संख्या आती है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 0 जो अवयव है, 0 मैट्रिक्स जो है कैपिटल 0, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कैपिटल 0 से। याद रखना, मैंने बताया नहीं होगा आप लोगों को, शून्य अवयव को हम कैपिटल 0 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये जो शून्य अवयव है यही योज्य तत्समक होगी। क्लियर है? तो शून्य अवयव है, शून्य अवयव है योग संक्रिया में, योग संक्रिया में क्या होगी? योज्य तत्समक, योज्य तत्समक होती है। क्लियर है? यहाँ पर होती है, बात ध्यान करके ध्यान रखें, यहाँ पर ही होती है ना, हर किसी जगह पे मत कर देना। उसके बाद में इसका जो क्रम होगा वो सेम ही होगा, जो क्रम हमने ऊपर लिया ना वही क्रम होगा। m गुणा n है तो शून्य अवयव का m गुणा n ही होगा। उसके बाद में बात करते हैं हम योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम की हमने माइनस ए लिया हुआ ना, वही योज्य प्रतिलोम होता है। उसको आप लोग बोलते हो एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। क्यों होता है कि ए में हम क्या जोड़ें कि हमें योज्य तत्समक मिल जाए, है ना, या किसी अवयव हमें ए हम जोड़ें और योज्य तत्समक आ जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? हम वन में, आपको पता है वन में हम -1 जोड़ते हैं तब हमारे पास में 0 आता है ना, तो इसका ऋणात्मक मान, और ऋणात्मक मान का मतलब है -a हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो -a जो अवयव होगा वही हमारे पास में यहाँ पर योज्य प्रतिलोम होगा। a का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम -a होगा। क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं हम निरसन नियम की। निरसन नियम, अब हम ये काम करते तो हैं हमेशा, लेकिन हमको पता नहीं होता कि निरसन नियम होता है क्या ना। इसको आप बोलते हो कैंसिलेशन लॉ। तो कई जगह आप लोग बस याद रखना ये कैंसिलेशन लॉ होता है ना। आगे जब आप लोग टीचर बन सकते हो तो भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ए, हमारे पास में 3 अवयव हैं a b c, और a + b अगर इक्वल है a + c के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि a को a से हम काट सकते हैं ना, इक्वल है तो, और क्या रिजल्ट आएगा? b = c। इसी तरह से अगर b + a दिया हुआ है वो इक्वल है c + a के, तो यहाँ पर a से a को काटेंगे तो वापस b = c आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो है वो है हमारे पास में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, उसको बोलते हैं वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम क्यों है? हमने लेफ्ट से काटा है, देखिए ए जो ये लेफ्ट में है इसको हमने काटा है, तो ये वाम निरसन, वाम यानी कि लेफ्ट कैंसल, लेफ्ट से हमने कैंसिल किया ना, और यहाँ पर राइट से हमने कैंसिल किया, तो ये राइट कैंसिलेशन लो या दक्षिण निरसन नियम बोलेंगे इसको, दक्षिण निरसन नियम। क्लियर है जी? तो बस इसमें इतना ही है, योग की जो जितनी प्रॉपर्टीज होती है बस इतनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गुणन की। देखिए गुणन, मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया जो यहाँ पर सबसे मोस्ट होगी इस पूरे चैप्टर पे। पहले हम जान लेते हैं अदिश गुणन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए जैसे आपके पास में कोई अवयव है a, स्मॉल a i j m गुणा n क्रम का, और इसको किसी संख्या से, संख्या हो सकती है अचर राशि होगी, फिक्स वैल्यू बोलेंगे, अदिश जो राशि होती है वो फिक्स वैल्यू होती है, तो n से गुणा करना है, n से गुणा करना है, और n यहाँ पर n अदिश राशि है, ठीक है ना, अदिश राशि है। तब a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव n से गुणा होगा। क्लियर है? यानी कि n से मल्टीप्लाई करना है a को, तो n इंटू स्मॉल a i j, प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा तो n चला जाएगा अंदर, है ना। प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई का मतलब यही है कि इस अवयव से a जो अवयव है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n, तो n a i j m गुणा n हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि a कोई अवयव है 1 2 3 4, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, है ना, तो 3 a क्या होगा? 3 इंटू 1 2 3 4, 3 चला जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक अवयव से, 3 इंटू 1 हो गया 3, 3 इंटू 2 हो गया 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12,
ये हमारे पास में वैल्यू होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ साथ में जान लेते हैं। अदिश गुणन की प्रॉपर्टीज़ एकदम बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अदिश गुणन की प्रॉपर्टीज़, अदिश गुणन के गुणधर्म, है ना, अदिश गुणन के गुणधर्म। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नंबर फर्स्ट की बात करें कि आपके पास में m को ये अदिश राशि है, दो हमारे पास में आव्यूह हैं, दोनों का योग है, तो ये m दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, ma प्लस mb इस तरह से। या फिर हम कहें कि आपके पास में दो अदिश राशियां हैं, एक आपके पास में मैट्रिक्स है, तो ये ma प्लस na, यानी कि दोनों राशियां अलग अलग a से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसके बाद में हम बात करें इसी तरह से, अगर अंतर दिया हुआ तो यहाँ पर अंतर भी लागू हो जाएगा। और यहाँ पर ख़ास बात कि अगर m मल्टीप्लाई करें na से, यानी कि a जो आव्यूह है उससे पहले ही मल्टीप्लाई है n, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं mna, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं n को हम बाहर ले सकते हैं और m को हम अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। एकदम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेन हमारा मुद्दा है यहाँ पर, गुणन का। दो आव्यूहों का गुणन कैसे करेंगे और किन स्थितियों में हो सकता है, कब नहीं हो सकता। दो आव्यूहों का गुणन सबसे मोस्ट है इस पूरे चैप्टर में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, है ना। देखिए जैसे आपके पास में a कोई आव्यूह है, स्मॉल a i j m गुणा n क्रम का, दूसरा आव्यूह आपके पास में b है, तो इस आव्यूह का मल्टीप्लाई के लिए क्या क्रम होना चाहिए, a के जो स्तंभ हैं वो यहाँ पर पंक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन है। a के स्तंभ n है तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ होनी चाहिए। b के स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, n गुणा p कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो आव्यूहों a व b का गुणन, ये नोट कर लेना आप लोगों को कि दो आव्यूहों का a व b का गुणन जो है तभी संभव होगा जब a के स्तंभों की संख्या इक्वल हो b की पंक्तियों की संख्या के। क्लियर है, पंक्तियों की संख्या के। दूसरी बात, ए बी का क्रम क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसको ए बी बोलेंगे, और ए बी का क्रम क्या होगा, ए की पंक्तियों की संख्या गुणा बी के स्तंभों की संख्या। हमने यहाँ पर बात की, ये दो हमने मैट्रिक्स लिए, यहाँ से समझते हैं कि ए आपके पास में है a i j m गुणा n, और b i j, b आपको दिया हुआ b i j n गुणा p। तो यहाँ पर हम बात करें कि a जो है उसका क्रम है m गुणा n, b जो है उसका क्रम है n गुणा p। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर इक्वल है ना, यहाँ पर n है तो यहाँ भी n ही होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए को नहीं, बी ए का कुछ और होगा ना। अगर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बी हमारे पास में क्या है n गुणा p, और ए आपके पास में है m गुणा n। तो यहाँ पर p और m जो है ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, अगर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्रम विनिमयता में करेंगे अच्छी तरह से। तो अब देखिए ये इक्वल है तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा, ए बी का जो बच गया ना वही ए बी का क्रम है। तो ए बी का क्रम यहाँ पर देखिए m और यहाँ पर p, तो m इंटू पी। अब ले लेते हैं कि मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। ए आपके पास में है, जैसे मैं बात करूँ A11, A12, A13, बी आपके पास में A21, A22, A23। समझिएगा यही है मेन मुद्दा, है ना, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। ये तो समझ में आ गया होता कैसे है कि किन परिस्थितियों में संभव है मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब यहाँ पर ये समझना है कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स है ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है। तो अब हमें
जो बी हम लेने वाले हैं उसमें पंक्तियाँ कितनी लेनी पड़ेंगी, 3 लेनी पड़ेंगी, है ना। तो B11, B12, B21, B22, B31, B32, 3 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पर स्तंभ जो है वो आ रहे हैं 2। तो अब इनका करते हैं मल्टीप्लिकेशन, A गुणा B। तो A हमारे पास में है A11, A12, A13, A21, 21, A22, A23, 2 गुणा 3 गुणा B आपके पास में क्या है, B11, B12, B21, B22, B31, B32, 3 × 2। तो यहाँ पर इसकी A के स्तंभ B की पंक्तियाँ इक्वल हैं। ए बी का क्रम जो होगा वो क्या होगा, 2 × 2 होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है। देखिए यहाँ पर ए यही है, ये अवयव है, और इसकी जो पहली पंक्ति है उसको हम बी के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी का पहला अवयव मिलेगा पहली पंक्ति का, ठीक है ना। अब पहली पंक्ति का क्यों मिल रहा है पहला अवयव, क्योंकि ये हमने पहली पंक्ति ली हुई है ना, इसलिए। और पहली पंक्ति का पहला अवयव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहला स्तंभ लिया हुआ है। तो जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, जैसे हम यहाँ आए और ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो ये बी जो इसका स्थान कौन सा है, B11 का ना, तो B11 का स्थान है यहाँ पर पहली पंक्ति का, ये पहला अवयव है बी में, तो वही होगा यहाँ पर ए बी में। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि A11 जो है इसको हम B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम प्लस करेंगे और संगत अवयव मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे। कैसे, A11 इसको मल्टीप्लाई किया B11 से, फिर लिखेंगे प्लस, अब A12 को हम B21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये दूसरा अवयव है, यहाँ दूसरा अवयव ये है, तो A12 B21। उसके बाद में A13 को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे प्लस लगाएंगे, और A13 को मल्टीप्लाई किया B31 से, B31। तो ये पूरा जो हमारे पास में ये वैल्यू है, ये ए बी का पहला अवयव आएगा। क्लियर है ना, पहली पंक्ति का पहला अवयव। फिर से बता रहा हूँ क्या किया हमने, ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए की पहली पंक्ति को बी के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, और ये पहली पंक्ति है तो यहाँ पर भी ये पहली पंक्ति होगी, ये पहला स्तंभ है तो यहाँ पर भी पहला स्तंभ होगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हमारे पास में पहला अवयव आएगा ना, पहली पंक्ति का पहला अवयव। इसी तरह से हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि A11 को हमने B11 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस लगाया, उसके बाद में संगत अवयव हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाते जाएंगे। A12 × B21, दूसरा अवयव मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा अवयव, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसी पहली पंक्ति को, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में पहली पंक्ति चलेगी आगे, है ना, ये पहली पंक्ति आगे, इसका दूसरा अवयव निकालेंगे ना पहली पंक्ति का, क्योंकि 2 × 2 का क्रम का हमें अवयव मिलने वाला है, तो 2 पंक्तियाँ होंगी, 2 स्तंभ होंगे, 2 स्तंभ होंगे, तो यहाँ पर दूसरे स्तंभ का अवयव तो चाहिए ना। कैसे कि पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 को B12 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस A12 को B22 से मल्टीप्लाई किया, संगत अवयव है ना B22 से। उसके बाद में A13 तीसरा अवयव है यहाँ पर इस पंक्ति में, इस स्तंभ में तीसरा अवयव ये है, तो A13 B32। क्लियर है ना, इस तरह से, और बीच में प्लस लगाते जाएंगे। अब देखिए आगे और कोई स्तंभ नहीं है, तो पहली पंक्ति के लिए हमारा सारा काम हो चुका है। अब आएंगे दूसरी पंक्ति पे, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो A21 और इसको मल्टीप्लाई किया B11 से, फिर प्लस लगाया। अब दूसरा अवयव देखिए A22, और इसको दूसरे अवयव, इस स्तंभ के दूसरे अवयव B21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे पे आएंगे तो प्लस लगाते जाएंगे बीच में, ये तीसरे पे आए, इसको मल्टीप्लाई किया इस तीसरे अवयव से। एकदम सिंपल सी परिभाषा है ना। अब यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू आई इसको यहीं पर क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये देखिए दूसरी पंक्ति है, यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति हो गई, यहाँ पर पहला स्तंभ है ना, पहला स्तंभ है, तो ये अवयव जो है ये पहले स्तंभ का ही होगा ए बी में। ये देखिए पहला स्तंभ ही तो है, तो ये पहले स्तंभ का होगा। अब दूसरे स्तंभ पे आएंगे तो दूसरे स्तंभ का अवयव आएगा ना, तो A21 इसको मल्टीप्लाई करेंगे B12 से, फिर प्लस A22 को मल्टीप्लाई किया B22 से, फिर प्लस A23 को मल्टीप्लाई किया B32 से, तीसरे अवयव से। ये हमारे पास में मैट्रिक्स आई, ये है 2 × 2 क्रम की, ये 2 और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब एक,
और उससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए एग्जांपल, जैसे आपके पास में ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, बी आपको दिया हुआ है, इसका क्रम क्या है, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 2 × 3। बी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बी की पंक्तियाँ होनी चाहिए 3 अब, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ हैं, 3 × 2, ठीक है ना। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए बी बराबर क्या आएगा, देखिए इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, उसके बाद में दूसरा भी यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति का 2 है, यहाँ पर पहले स्तंभ का दूसरा भी 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो जोड़ेंगे हम 6 होगा, उसके बाद में 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, तो वो भी जोड़ेंगे 15। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्तंभ पे आएंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, और किसी और से नहीं करेंगे, दूसरे वे को दूसरे वे से 8 होगा, फिर प्लस 3 को 6 से किया 18। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पे आएंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति है तो यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति होगी, पहला स्तंभ है तो यहाँ पर पहला स्तंभ होगा, तो दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव होगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को पंक्ति स्तंभ के बारे में, दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव होगा, ठीक है ना। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 5 को 3 से किया 15, प्लस 6 को 5 से किया 30। आगे बढ़ेंगे 2 4 6, तो यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, दूसरे स्तंभ पे आ गए तो यहाँ पर अगला अवयव आएगा ना, तो 4 को 2 से किया 8, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36। इन सभी को जोड़ेंगे और हमारे पास में ए बी आएगा, ठीक है ना। 15 + 6 कितना होगा, 21 + 1 22, 18 + 8 कितना होगा, 26 + 2 28, 30 + 15 45 + 4 49, और 8 + 20 56, 56 + 8 64। और ये हमारे पास में 2 × 2 क्रम, ये वाला 2 और ये वाला 2, क्योंकि बीच में ये तो स्तंभ और पंक्तियाँ तो इक्वल हो गए ना, ए के स्तंभ और बी की पंक्तियाँ, जो बचा वो हमारे पास में क्रम होगा। क्लियर है, इस तरह से हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं और गुणन के देख लेते हैं हम, क्या प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, गुणन के गुणधर्म बड़े मोस्ट है यहाँ पर, क्रम विनिमय तो बड़ा ही मोस्ट है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्रम विनिमयता, कि गुणन में, गुणन जो है वो दो अवयवों के लिए क्रम विनिमय होता है कि नहीं होता। तो क्रम विनिमयता की बात करते हैं, कम्यूटेटिविटी, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन बनने वाली हैं, सारी कंडीशन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट कंडीशन कि ए आपके पास में है स्मॉल aij m × n क्रम का, ठीक है जी। बी आपके पास में है bij p × q क्रम का। नंबर सेकंड कंडीशन, ए आपके पास में है स्मॉल aij m × n क्रम का, बी आपके पास में है स्मॉल bij n × p क्रम का। उसके बाद में तीसरी कंडीशन, ए आपके पास में है स्मॉल aij m × n, और बी आपके पास में है bij n × m। चौथी कंडीशन, ए आपके पास में है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m × m, बी आपके पास में है, ये भी इसी क्रम की मैट्रिक्स है m × m, ठीक है जी। अब क्रम विनिमयता की बात करें तो आपको पता है गुणन में बात हो रही है, तो ए बी बराबर, अगर बी ए होगा उसी कंडीशन में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर क्रम क्या है m × n, बी का क्रम क्या है p × q। क्या ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है? नहीं है। n नॉट इक्वल्स टू p बराबर नहीं है, तो ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ना तो यहाँ
न तो ए बी संभव है ना, न तो ए बी संभव, न ही बी ए संभव। बी ए भी संभव नहीं होगा ना, उल्टा करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर बी ए करेंगे तो क्यू जो है वो एम के इक्वल नहीं होगा। नहीं बी ए संभव, संभव नहीं है तो यहाँ पर क्रम विनिमय का पालन नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, ए का क्रम है m गुणा n, बी का क्रम है n गुणा p। तो यहाँ पर ए बी तो संभव है, क्योंकि यहाँ पर ए के स्तंभ n, बी की पंक्तियाँ n, दोनों इक्वल हैं। ए बी संभव है, लेकिन क्या बी ए संभव है? बी ए के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे p की। देखिए बी के स्तंभों की संख्या p, ए की पंक्तियों की संख्या m के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है क्योंकि ये p है, ये m है। तो ए बी तो संभव है, ए बी संभव है, लेकिन बी ए संभव नहीं। तो यहाँ पर पहली बात यही है कि ये दोनों पहले परिभाषित होने चाहिए, संभव होने चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होने चाहिए। तो ये संभव नहीं है, संभव होंगे तभी तो हम बराबर कर पाएंगे ना। तो ये भी यहाँ पर क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तीसरी कंडीशन बात करें, ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, बी बराबर बी आई जे एन गुणा एम। ए बी की बात करें तो ए बी का क्रम क्या होगा? ए बी संभव है यहाँ पर, और ए बी का क्रम क्या होगा? ए बी का क्रम होगा, देखिए एन ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो एम गुणा एम, एम गुणा एम। बी ए भी पॉसिबल है, बी के स्तंभों की संख्या एम, ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर एम, इक्वल है। बी ए का क्रम क्या होगा? तो फिर बचा हुआ जो है एन गुणा एन, एन गुणा एन, ये हो गया बी ए का क्रम। ठीक है ना। अब देखिए दोनों का क्रम जो है वो इक्वल नहीं है। अब क्रम इक्वल होगा तभी तो ये बराबर हो पाएंगे ना। अगर ये ए बी जो है वो 2 गुणा 2 आ गया और बी ए जो है वो 3 गुणा 3 आ गया, तो बराबर कैसे होंगे? तो दोनों का क्रम समान नहीं, समान नहीं। ठीक है जी, तो ये समान नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं होगा। क्लियर है? एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए चौथी कंडीशन देखिए कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है m गुणा m, है ना, पंक्तियाँ और स्तंभ यहाँ पर इक्वल हैं, और यही क्रम जो है वो बी का है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी का क्रम क्या होगा? m गुणा m। ठीक है ना, यहाँ पर कोष्टक में लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बी ए की बात करें तो बी ए m गुणा m, दोनों का क्रम समान है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर हों यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास में ए आपको दे दिया 2 गुणा 2 क्रम की एक मैट्रिक्स है कि 1 1 0 0। ठीक है जी। बी आपके पास में दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 0 0। ठीक है जी, 2 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 2। अब देखिए दोनों का जो क्रम है वो इक्वल है, इनका करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं तो 1 0 1 0। ठीक है जी, इनटू बी की वैल्यू 1 0 0 0। मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से 1 आएगा, 0 को 0 से किया, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से किया तो 0। आगे बढ़ेंगे दूसरे स्तंभ पे, 1 को 0 से किया 0 और 0 को 0 से किया तो ये भी 0। दूसरी पंक्ति पे आए, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। संगत अवयव मल्टीप्लाई होंगे, वो जुड़ते जाएंगे ना। दूसरे स्तंभ पे आए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से किया 0 प्लस 0 को 0 से किया 0। वैल्यू क्या आएगी? 1 0 1 0, ये वैल्यू आ रही है। आगे बात करते हैं बी ए की। क्या बी ए हमारे पास में ये आएगा? देखिए बी ए के लिए बी को हम पहले लिखेंगे तो 1 0 0 0 इंटू में ए को बाद में, ए की वैल्यू ये रही 1 0 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1,
0 को 1 से किया 0, दूसरे स्तंभ पे आएंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, दूसरी पंक्ति पे आए, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0। आगे आएंगे और दूसरे स्तंभ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0। वैल्यू हमारे पास में आई 1 0 0 0। बताइए जी, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, है ना। और यहाँ पर ख़ास बात क्या आ रही है, देखिए ए बी जो है उसकी वैल्यू क्या आई, वापस ए ही आ गया, बी ए की उसकी वैल्यू क्या आई, वापस बी आ गया ना। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है, कुछ खास बात है इसमें। लेकिन यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए तो क्रम विनिमय नहीं है, है ना, क्रम विनिमय नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है कि क्रम विनिमय हो, है ना, क्रम विनिमय नहीं है। तो आप नीचे नोट लगा के लिख सकते हो ये बात, और याद रखनी है आप लोगों को कि गुणन संक्रिया जो है, गुणन संक्रिया अवयवों में क्रम विनिमय नहीं होती, क्रम विनिमय नहीं होती है, नहीं होती है। किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष स्थिति में ए बी बराबर बी ए हो सकता है, ए बी बराबर बी ए हो सकता है, ठीक है ना। सदा ये क्रम विनिमय होगी तभी हम मानेंगे कि सदा ए बी बराबर बी होगा तभी ये क्रम विनिमय होगी। तो किसी विशेष स्थिति में ऐसा संभव है ना, ए बी बराबर बी हो सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं साहचर्य की। तो इसमें नंबर सेकंड साहचर्य, साहचर्यता। देखिए गुणन की साहचर्यता की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी क्या होती है ये। तो यहाँ पर जो गुणन संक्रिया है वो एसोसिएटिव होती है, बस आप लोगों को इतना याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी मोस्ट नहीं है। तो ए बी और बाहर हमने ले लिया सी, और ए बाहर ले लिया हमने बी सी। यदि किस कंडीशन में ये इक्वल होंगे, यदि ए बी व बी सी संभव हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में संभव हो, तभी ये वैल्यू इक्वल होती है ना। और हम लिखेंगे तब गुणन संक्रिया अवयवों में साहचर्य होती है, अवयवों में साहचर्य होती है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि साहचर्य होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम गुणन तत्समक की। गुणन तत्समक क्या होगा, गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेटिव, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें, कोई आयु आपके पास में ए है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में वापस ए ही आ जाए। बताइए, जाहिर सी बात है, कोई संख्या होती है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस 1 ही, वापस वही संख्या हमारे पास में मिलती है ना। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इकाई मैट्रिक्स की यहाँ पर कंडीशन होगी क्या, देखिए क्या कंडीशन होगी ऐसी। ए आपके पास में अवयव है स्मॉल ए आई जे एम गुणा एन क्रम का। इकाई मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, याद रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आई एम से। आई एम का मतलब है एम गुणा एम, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना ये, तो एम गुणा एम से। तो क्या वापस ए आ जाएगा, नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, लेकिन आई एम को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब बात बन जाएगी ना। अगर हम आई एम को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। मैं एग्जांपल लूँगा और समझाऊंगा आप लोगों को कैसे। तो फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई एन से, यानी कि इकाई मैट्रिक्स का अगर क्रम जो है वो एन गुणा एन है ना, एन गुणा एन है।
यहाँ पर m गुणा m होता है ना। तो यहाँ पर अगर i n यानी कि n गुणा n इसका क्रम है, तब a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई और हमारे पास में वापस a आ जाएगा m गुणा n क्रम का। ये देखिए ये बराबर हो गए ना। तो a को हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्रम n गुणा n होना चाहिए। तो a इंटू आई एन, आई एम को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो यहाँ पर आई एम का जो क्रम है वो m गुणा m होगा, ठीक है ना। आई एम से मतलब है कि m गुणा m इसका क्रम है, ठीक है जी। तो वापस हमारे पास में a आएगा और यहाँ पर आई एम व आई एन क्या होंगे, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक हैं, तथा आई एम व आई एन इकाई मैट्रिक्स होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, इकाई आव्यूह होते हैं। क्लियर है जी। देखिए अब ये फालतू की बातें जो मैंने लिखी हैं ये तो मिटा देता हूँ मैं, कई बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो ये भी लिख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 3 क्रम की है जी। तो अब बताइए कि हम i और i का क्रम क्या होना चाहिए, गेस कीजिए। यहाँ पर i का क्रम जो है वो 3 गुणा 3 होगा ना, a को हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो i का क्रम 2 गुणा 2 होगा। क्लियर है ना। i को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का जो क्रम है वो 2 गुणा 3 है, और i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्रम 2 गुणा 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि a के पंक्तियों की संख्या क्या है, 2 है। तो i के स्तंभों की संख्या 2 ही होनी चाहिए, और i में तो आपको पता ही है कि जो स्तंभ हैं वही पंक्तियाँ हैं। तो 2 इंटू 2 है ना। मल्टीप्लाई करते हैं जी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और आपको पता ही है 2 इंटू 2 इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 बाकी सारे 0 है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 2 3 4 5 6 से। यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 3, रिजल्ट जो क्या आएगा वापस 2 इंटू 3 आएगा। ये तो ठीक है, रिजल्ट तो ठीक है। वापस ए आता है क्या वो देख लेते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1 प्लस 0 को 4 से किया 0। दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 को 2 से किया 2 प्लस 0 को 5 से किया 0। तीसरे स्तंभ से 1 को 3 से किया 3, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0। दूसरी पंक्ति भी आई है, दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से 0 को 1 से किया 0, 1 को 4 से किया 4। दूसरे स्तंभ पे आइए, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। संगत है वो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तीसरे स्तंभ पे आइए, 0 को 3 से किया 0, 1 को 6 से किया तो 6। क्या वापस ए आ रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है जी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास में वापस ए आ गया है ना। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा वही हम उसी के अनुसार आई का क्रम लेंगे, ठीक है ना। अब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो आई का क्रम क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3। यहाँ पर 3 है ना। फिर से बता देता हूँ, कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। ए को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के स्तंभों की संख्या 3 है तो आई की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आई की पंक्तियाँ हम 3 लेंगे, आई की जो पंक्तियाँ वही आई में स्तंभ होते हैं, ठीक है ना। पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर होंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होती है। ए हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 3 3 है ना। आई जो वो 3 3 के रूप में है तो 1 1 1 बाकी सारे 0। ये इकाई मैट्रिक्स हो गई। मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 को 1 से किया 1, 2 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया ये भी 0। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पे, 1 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, और 3 को 0 से किया तो ये भी 0। तीसरे स्तंभ पे आए, 1 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया 3। आगे आए दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 0 से किया 0, 6 को 0 से किया तो 0। दूसरे स्तंभ पे 4 को 0 से 0, 5 को 1 से 5, तो इसी तरह से लास्ट में 6 आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास में वापस ए आ गया। क्लियर है जी। कोई दिक्कत हो
तो आप लोग बता सकते हो। अब बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी की, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम बढ़िया प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कैसे निकालते हैं, निकलता कि नहीं निकलता, कई सवाल हैं। जैसे आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स है, इसको हम किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, गुणन तत्समक होता है। तो हमें गुणन तत्समक मिल जाए, है ना। या फिर इसी के साथ में ये बात भी लागू होनी चाहिए कि किस मैट्रिक्स को हम ए से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। कैसे पॉसिबल हो गए, तो देखिए हमने बात की थी क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है वो हमें क्लियर करवाएगा गुणन प्रतिलोम के कंसेप्ट को। 4 हमने यहाँ पर ली हुई हैं पॉसिबिलिटीज़। पहली यहाँ पर हमने जो पॉसिबिलिटी ली थी वो पॉसिबल नहीं थी, वो क्रम विनिमय नहीं थी। दूसरी भी नहीं थी, तीसरी भी नहीं थी। चौथी जो हमने यहाँ पर चौथा पॉइंट जो हमने लिया था उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, थोड़ी सी संभावना थी। क्रम विनिमय यहाँ पर भी नहीं थी, है ना। ए बी बराबर बी यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन कुछ जगह पर हो सकता था, ये हमने बात कही थी। देखिए हमने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। और लास्ट में हमने क्या लिखा था, गुणन संक्रिया अवयव में क्रम विनिमय नहीं होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में ए बी बराबर बी ए हो सकता है। तो हमें ये विशेष परिस्थिति लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ए आपके पास में अवयव था m गुणा m क्रम का, m गुणा m है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी भी इसी क्रम की थी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, बी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, है ना। और हमने बोला कि ये दोनों बराबर हों, ये आवश्यक नहीं है, बराबर हो भी सकती हैं। तो यहाँ पर अगर ये बराबर हों, है ना, तो हमें एक बात तो लेनी होगी, क्या, कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम कहेंगे यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स, दो वर्ग अवयव है, दो वर्ग अवयव है ए व बी ऐसे हों कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तब बी जो है, बी को ए का क्या कहेंगे, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, या इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं जो बुक में दिया हुआ है, गुणन प्रतिलोमी अवयव है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर देखिए जैसे ए का गुणन प्रतिलोम बी है, उसी तरह से इसको ध्यान से देखें तो बी का गुणन प्रतिलोम भी, बी का गुणन प्रतिलोम जो है वो ए होगा ना, तथा बी का गुणन प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोमी अवयव है ना, गुणन प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोमी अवयव है, ए होगा। क्लियर है जी। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं किस तरह से आई हमारे पास में आएगा और किस तरह से हम प्रतिलोम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए ए आपके पास में मैट्रिक्स है 1 2, यहाँ पर मैंने ले लिया 0, यहाँ ले लिया 1, ठीक है जी। दूसरी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ बी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 है तो यहाँ मैं ले लेता हूँ -2, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 है तो 1 ही ले लेता हूँ। देखते हैं इसको आई आता है कि नहीं आता, मुझे तो पूरी संभावना लग रही है। ए बी हम निकालते हैं सबसे पहले, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 0 1 इंटू 1 -2 0 1। दोनों का जो क्रम है वो 2 × 2 है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए बी का क्रम भी यही होगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 0 से किया तो 0। आगे बढ़ेंगे दूसरे स्तंभ की ओर, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2। दूसरी पंक्ति पे आइए, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया ये भी 0। दूसरे स्तंभ से कीजिए, 0 को -2 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1। रिजल्ट हमारे पास में क्या आया, ए बी बराबर 1 + 0 1, -2 + 2 0, 0 + 0 0,
0 + 1 1, और ये आपको दिखाई दे रही है मुख्य विकिरण में 1 1 है, इकाई आयु है 2 × 2 का ना, तो ये इकाई आयु हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन BA भी यहाँ पर लागू होना चाहिए, BA की वैल्यू भी आई ही आनी चाहिए, है ना। BA देखते हैं, B हमारे पास में क्या 1 - 2 और साथ में 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है A से। A हमारे पास में हो जाएगा 1 2 0 1, कीजिए मल्टीप्लाई। BA बराबर क्या आएगा देखते हैं। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 को 1 से किया 1, -2 को 0 से किया 0, दूसरे स्तंभ से करेंगे 1 को 2 से किया 2, -2 को 1 से किया -2, 0 को दूसरी पंक्ति पे आएंगे 0 को 1 से करेंगे, पहले स्तंभ से कर रहे हैं तो 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया मल्टीप्लाई 0, दूसरे स्तंभ से किया 0 को 2 से 0, 1 को 1 से किया तो 1। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में इकाई मैट्रिक्स ये आ रही है। यहाँ पर 2 - 2 क्या होगा 0 0 और ये 1, तो ये भी हमारे पास में आई ही आ गया ना। तो यहाँ पर AB बराबर BA बराबर आई है, तो हम कहेंगे कि AB का गुणन प्रतिलोम है और BA का गुणन प्रतिलोम है। ठीक है जी, इसमें बस इतना ही है। अब बात करते हैं हम बंटनता की, 5वीं प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बंटनता। मल्टीप्लिकेशन में बंटनता भी होती है, इसको क्या बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना, जो भी नाम होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी। स्पेलिंग चेक कर लेना, नाम में फ़र्क हो सकता है, मेरे में अंग्रेजी कम आती है ना। तो देखिए 3 अगर अवयव आपके पास में हैं A B C, और ये तीनों अवयव जो हैं ये योग और गुणन के लिए परिभाषित हैं। परिभाषित का मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अनुकूलनीय भी बोल सकते हैं हम ना। तब A और हमको दे दिया B + C, तो ये वैल्यू जो है ये AB + AC के बराबर होती है, या फिर B + C और बाहर यहाँ पर A दे दिया तो ये वैल्यू BA + CA हो सकती है ना। अगर B + C यहाँ पर इन दोनों का योग हो जाए, AB का मल्टीप्लाई हो जाए, AC का मल्टीप्लाई हो जाए, संभव हो ना, तभी ये बात होगी। इसी तरह से B + C यहाँ पर योग के लिए तो है ही, और BA संभव हो और CA संभव हो तो ये वैल्यू हो सकती है। क्लियर है जी, इसको बोलते हैं बंटनता। हमने बांट दिया इन सभी को, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। क्लियर है जी, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। अब बात करते हैं हम शून्य के भाजकों की। शून्य के भाजक क्या होते हैं? शून्य के भाजक, इसको बोलते हैं आप लोग जीरो डिविजर्स या डिविजर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स, है ना। क्या होते हैं ये? जैसे आपके पास में कोई मैट्रिक्स है A, लेकिन वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। आपके पास में एक दूसरी मैट्रिक्स है B, वो भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन परंतु बट AB जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। A और B का मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, तो हम A व B को क्या बोलेंगे? शून्य के भाजक। शून्य के भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कितनी खास बात निकल के आ रही है शून्य के भाजक में। ये सिर्फ अवयव में हो रहा है, संख्या में नहीं होता ना, कि हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करें, वो दूसरी संख्या जो है वो जीरो ना हो फिर भी वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या जीरो आ सकता है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या जीरो आ सकता है? या 2 को 1 से करें क्या जीरो आ सकता है? तो यहाँ पर कोई भी संख्या जो वो जीरो नहीं होनी चाहिए ना, फिर भी जीरो आ रहा है। और हमें पता है कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जीरो आता है, या 0 को किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जीरो आता है ना। लेकिन यहाँ पर ये कुछ अलग ही आ रहा है, कुछ नया ही आ रहा है, ठीक है ना, कि A और B दोनों जीरो नहीं है फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई जो वो जीरो आ रहा है। देखिए आएगा, ज़रूर आएगा। कैसे? मैं ले रहा हूँ यहाँ पर -1 -1 1 1, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 1, और यहाँ पर ये 3 3।
अब देखिए ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है क्या, -1 1 1 -1 इंटू 1 3 1 3। ये 2 गुणा 2 की है, ये भी 2 गुणा 2 की है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 गुणा 2 का ही होगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 को 1 से किया -1, 1 को 1 से किया +1, दूसरे स्तंभ पे आइए, -1 को 3 से किया -3, 1 को 3 से किया 3। उसके बाद में दूसरी पंक्ति पे आइए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 1 से किया -1। उसके बाद में दूसरे स्तंभ पे आइए, 1 को 3 से किया 3, -1 को 3 से किया -3। तो ये तो आ रहा जी 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ गई, ए बी बराबर 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, शून्य के भाजक। क्लियर है ना। अब देखिए जो वर्ग अवयव होती है उसकी कुछ 2 खास बातें हैं, वो जान लेते हैं हम। वर्ग अवयव की खास बातें है ना, ये मैंने नई हेडिंग डाली है यहाँ पर। देखिए मान लीजिए आपके पास में ए कोई वर्ग अवयव है, पहली बात की बात कर रहे हैं हम, ए कोई वर्ग अवयव है, हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कहेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे ए क्यूब, है ना। और ये वर्ग अवयव होगी तभी मल्टीप्लाई होंगे, वरना होंगे नहीं। और ए की पावर 4 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 5। इसी तरह से ए की पावर n-1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर n आएगी। क्लियर है जी, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही है। उसके बाद में खास बात 2 बड़ी खास है, आप लोगों के सिलेबस में शायद दी भी नहीं है। देखिए आपके पास में अगर ए कोई वर्ग अवयव है तो विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण के अवयवों का योग, विकर्ण के अवयवों का योग ए का क्या कहलाता है, ए का ट्रेस, TRACE ये कहलाता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है बस आगे के लिए। जैसे आपके पास में एक मैट्रिक्स है वर्ग अवयव ना, तो मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है जी, 2 गुणा 2 की वर्ग अवयव है, तो उसका ट्रेस हमें निकालना है, इसको हम TRA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रेस क्या होगा, विकर्ण के अवयव देखिए 1 4, तो 1 + 4 कितना होगा 5, तो ये इसका होगा ट्रेस ऑफ ए। क्लियर है। अब बात करते हैं हम परिवर्त अवयव की। परिवर्त अवयव है बड़ा ही मोस्ट है जी, ये ध्यान रखें। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान रखें, एक तो परिवर्त अवयव है, एक विषम सममित जो अवयव होता है वो, और साथ में जो अवयवों का गुणन होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वहीं से आते हैं। और क्या, देखिए क्या होता है ये परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास में ए कोई अवयव है ना, यदि ए कोई अवयव है और ए की पंक्तियों को हम बना दें स्तंभ, और ए के स्तंभों को बना दें पंक्तियाँ, और ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना, और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो जो प्राप्त अवयव होगा हमें, जो अवयव मिलेगा हमें, तो प्राप्त अवयव है, मूल अवयव है ए का ना, तो प्राप्त अवयव है ए का क्या कहलाएगा, परिवर्त, ट्रांसपोज परिवर्त अवयव है कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे ए आपके पास में कोई अवयव है और ये AIJM गुणा n क्रम का है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो परिवर्त अवयव होगा, उसको हम दर्शाएंगे ए की पावर t से, लेकिन बोलेंगे नहीं, हम इसको यूँ बोलेंगे ए ट्रांसपोज। इसको A डैश से दर्शाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, ए ट्रांसपोज ही बोलेंगे, है ना।
और ए की पावर स्मॉल टी से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन बोलेंगे ए ट्रांसपोज ही, और वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई जे जो वो ए जी आई बन जाएगा। इस बार पंक्तियाँ स्तंभ बन गई ना, स्तंभ पंक्तियाँ बन गई, और जो क्रम है वो एन गुणा एम हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 2 गुणा 3 क्रम है, ए ट्रांसपोज हमें निकालना है। पंक्तियों को स्तंभ बनाइए, स्तंभों को पंक्तियाँ बनाइए। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो 1 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 4 5 6, इस तरह से बनाएंगे जी, बन गया अब। और अब अगर हमने पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया तो स्तंभ जो ऑटोमेटिकली पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। ऐसे देखिए, पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन गया, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन गया, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, ये 2 × 3 है तो ये देखिए पहली पंक्ति दूसरी तीसरी 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, 3 × 2 हो गया ना। एम गुणा एन जो वो एन गुणा एम हो गया। बात करें ए आई जे ए जी आई कैसे हो गया, देखिए ये हमारे पास में है 2 जो है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो ए पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A21 होगा, है ना। तो A12 A21 बन गया, तो सीधी सी बात है ए आई जे जो ए जी आई बन जाएगा ना। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ये जे की वैल्यू 2 जो थी वो पहले आ गई, तो जे पहले आ गया, आई बाद में। जे अगर पहले भी आ गया ना तब भी ये स्तंभ ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है ना। यहाँ पर जे जो वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर पंक्ति को, देखिए दूसरी पंक्ति को दर्शा रहा है ना, A2, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सममित एवं विषम सममित आव्यूह है। अंग्रेजी में क्या बोलोगे, सममित को सिमेट्रिक, साथ में आप लोगों को अंग्रेजी भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सममित की। हमने वर्ग आव्यूह में कुछ खास बातें पढ़ी थी ना, उनमें से ये एक है ना, ध्यान रखें। सममित आव्यूह देखिए यहाँ पर मैंने बोला वर्ग आव्यूह की कुछ खास बातों में से है, तो ये वर्ग आव्यूह होनी चाहिए कोई भी आव्यूह जो हो। तो यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तथा अगर ए बराबर ए का ट्रांसपोज है, तब ए को हम क्या बोलेंगे, सममित सिमेट्रिक आव्यूह है। क्लियर है। अब देखिए हमने देखा कि ए जो था परिवर्त आव्यूह में देखा कि ए आई जे था, और ए ट्रांसपोज जो है वो था ए जी आई। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। क्लियर है। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। ए आपके पास में एक मैट्रिक्स है 1 4 2 2, इसका हम करते हैं ट्रांसपोज, है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं जी, है ना। ए बराबर यहाँ पर ए ट्रांसपोज आ रहा है, तब हम ए को सममित आव्यूह कहेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पर कुछ खास बात देखिए, क्या खास बात आ रही है। सममित आव्यूह में ध्यान से देखिए एग्जाम्पल जो लिया है, इसमें जो हमारे पास में मुख्य विकिरण है उससे समान दूरी पर जो अवयव हैं वो इक्वल हैं, है ना। कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लीजिए, अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज है तो उस कंडीशन में जो मुख्य विकिरण है उससे समान दूरी पर जितने भी अवयव होंगे वो सारे बराबर होंगे। तो सममित आव्यूह में मुख्य विकिरण से समान दूरी पर अवयव बराबर होते हैं। मैंने बोला ना ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई, ये हमने लिया ए, ये कौन सा है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो अब इसके इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल होगा ये 1 आ जाएगा 2 की जगह, तो A21, है ना। माफ़ कीजिए 1 2 की जगह है तो क्या होगा A12,
और यही तो है ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई, A21 जो है A12 के इक्वल हो गया है ना। आप पुट करके देख लीजिए, आई की वैल्यू हमने 2 पुट की, जे की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पर जे आ गया पहले, तो जे की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पहले, आई बाद में, तो आई की वैल्यू 2 है ना। और इसी को हम बोलेंगे अर्थात, फिर से लिख सकते हो आप लोग, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। क्लियर है। बात करते हैं हम विषम सममित अवयव की। विषम सममित अवयव है, फिर से बात करेंगे हम वही कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है, कोई वर्ग अवयव है तथा यहाँ पर क्या होगा, ए का ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाए -a के, तब ए को हम क्या बोलेंगे, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने ए आई जे बराबर ए जी आई किया, तो यहाँ पर क्या होगा जी बताइए, यहाँ पर हो जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू -a_i_j, ये वैल्यू होगी है ना। ए तो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो a_i_j है, ए ट्रांसपोज क्या है, a_g_i है। ये माइनस इधर भी आ सकता है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ए बराबर -a ट्रांसपोज है ना, यूँ भी कह सकते हैं। माइनस का क्या फर्क पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस ये माइनस है ना, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, या a_i_j इज इक्वल टू -a_j_i। क्लियर है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है, या मैंने यहाँ पर लिखा 0 0 -2 2, इसका मैं निकालता हूँ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्या आता है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, 0 2 पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दिया, -2 0 ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है जी, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमारे पास में। अब देखिए अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया, तो 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा, यहाँ पर हो गया ये 2, यहाँ पर ये हो गया -2, निशान चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेते ही। और ये जो वैल्यू है किसकी है, ए की वैल्यू है, तो ए ट्रांसपोज के बराबर में क्या आया, -a है ना। इसका मतलब ये होगा ए जो है वो क्या, विषम सममित है। यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जी, वो क्या खास बातें हैं, देखिए हमने यहाँ पर मुख्य विकर्ण में 0 0 ही क्यों लिया, पहली बात तो ये 0 0 ही होगा विषम सममित में हमेशा। विषम सममित अवयव में, विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव सदैव 0 0 होते हैं ना, सदैव शून्य होते हैं। क्यों होते हैं, मन में क्यों वाला सवाल तो आता ही है ना, क्यों होते हैं जी। देखिए हमने बोला a_i_j इज इक्वल टू -a_j_i, बोला कि नहीं बोला। हमें पता है कि मुख्य विकर्ण में जो अवयव होते हैं वो ऐसे होते हैं, a11 a22 a33 ऐसे ही तो होते हैं। तो यहाँ पर i बराबर j होता है, हम यहाँ पर i बराबर j करें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए a_i_i, j की जगह मैंने i पुट कर दिया, यहाँ पर भी -a_i_i, यही होगा ना। और यहाँ से इस वैल्यू को मैं लेकर आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो a_i_i प्लस a_i_i बन जाएगा इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 2a_i_i है ना, इक्वल्स टू 0। 2 का लग जाएगा 0 में भाग, तो a_i_i इक्वल्स टू क्या आएगा 0, और a_i का मतलब क्या है, a_i_i का मतलब क्या है, मुख्य विकर्ण का अवयव। i की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो a11 आ जाएगा, तो वो 0, a22 0, a33 0, इसी तरह से a_m भी 0 होगा ना लास्ट में। क्लियर है। तो ये आप लोगों को ये खास बात है, इसकी ज़रूर ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर दूसरे पेज ले रहा हूँ मैं, और प्रॉपर्टीज़ से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए विषम सममित अवयव में हमने लिखा a_i_j इज इक्वल टू -a_j_i। इसका मतलब क्या है वो भी लिख लेते हैं कि मुख्य विकर्ण जो होता है उससे समान दूरी पर जो अवयव होंगे
विषम सममित अवयव में विषम सममित अवयव में मुख्य विकिरण से समान दूरी पर अवयव परिमाण में समान होते हैं, परिमाण में समान लेकिन विपरीत चिन्ह के होते हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह के होते हैं। अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। कैसे? देखिए हमने एग्जाम्पल जो लिया हुआ है 0 0 -2 2, ये हमारे पास में 0 0 जो है ये क्या है, मुख्य विकिरण है। इसे समान दूरी पर जो अवयव हैं इन दोनों का परिमाण करेंगे तो 2 आएगा ना, मापांक करेंगे तो, लेकिन इनके चिन्ह जो वो हमारे पास में विपरीत है ना, ये माइनस का है तो ये प्लस का है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर। तो सबसे पहले हम परिवर्त अवयव जो उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, जो अलग ही होगी। तो परिवर्त अवयव के गुणधर्म, परिवर्त अवयव के गुणधर्म देखिए, पहला गुणधर्म कि हम ए का ट्रांसपोज करें और उसका फिर से ट्रांसपोज करें तो ए ही आता है, ठीक है ना। ए का 2 बार ट्रांसपोज हमने कर दिया। दूसरी बात, अगर हम के को मल्टीप्लाई करें ए के ट्रांसपोज से, है ना, और ये जो वैल्यू है ये के को अंदर मल्टीप्लाई ए से हम करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें, इसके इक्वल होता है ना। या के ए का ट्रांसपोज जो है वो के को हम बाहर ले सकते हैं और सिर्फ ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हम करें तो उसके बजाय हम ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग करके जोड़ सकते हैं, और यही बात माइनस में भी लागू हो जाएगी। लेकिन मोस्ट है यहाँ पर कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है जी। और ये 2 के लिए नहीं, ये बहुत सारी जितनी भी हमारे पास में हम ले सकते हैं अभी उन सभी के लिए लागू होगा। जैसे हम कहें कि A1 A2 A3 और लास्ट में क्या होगा AN, और इन सभी का एक साथ, इन सभी को मल्टीप्लाई किया हमने और एक साथ हमने ट्रांसपोज किया उसके बाद में, तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी लागू होगी कि AN का ट्रांसपोज इंटू AN -1 का ट्रांसपोज, है ना। इस तरह से उल्टी लागू, लास्ट में क्या आएगा A1 का ट्रांसपोज। क्लियर है? जैसे हमने 2 ही लिया तो A1 A2 लिया तो A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का A का ट्रांसपोज या A1 का ट्रांसपोज, जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू है ना AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा ना, और दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और अब बात करते हैं हम सममित और विषम सममित अवयव की प्रॉपर्टीज़ की। सममित एवं विषम सममित अवयव के गुणधर्म, अवयव के गुणधर्म देखिए, सममित और विषम सममित है, आपको पता है वर्ग अवयव होने चाहिए। तो ए और बी अगर आपके पास में वर्ग अवयव हैं तो क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। पहला गुणधर्म देखिए, पहली प्रॉपर्टी देखिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज साथ में ए इंटू ए ट्रांसपोज साथ में ए ट्रांसपोज ए, ये तीनों ही जो है वो सममित अवयव होते हैं, सममित अवयव होते हैं। सममित अवयव का मतलब कि हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे और उसका हम ट्रांसपोज करें वो वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये सेकंड नंबर वाली बात कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है उसका ट्रांसपोज वापस इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ए ट्रांसपोज ए, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, वापस इसी के बराबर होगा जब ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है ना। ये होते हैं सममित अवयव।
बात करें विषम सममित की, तो A माइनस A ट्रांसपोज जो है ये विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है इन प्रॉपर्टीज से। तो इसका मतलब क्या होगा, विषम सममित है तो A माइनस A ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज है ये इक्वल होता है माइनस, और ये वाली जो मैट्रिक्स है A माइनस A ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। क्लियर है जी, इसका मतलब ये है। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड नंबर की। देखिए कोई भी जो वर्ग अवयव है ना उसको हम सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी वर्ग अवयव है A को सममित एवं विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखिए A है, अब इसको हम सममित और विषम सममित दोनों अवयव के योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। हमने ऊपर देखा कि A प्लस A ट्रांसपोज सममित है, A माइनस A ट्रांसपोज ये विषम सममित है। तो हम यूँ लिख सकते हैं क्या, A प्लस A ट्रांसपोज ये तो सममित हो गया। उसके बाद में A माइनस A ट्रांसपोज, तो क्या हम प्लस कर सकते हैं क्या इन दोनों को। देखिए A डबल A हो जाएगा ना, तो हम आधा आधा कर देते हैं, तो 1/2 1/2 अब हो जाएगा ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज प्लस यहाँ पर 1/2 को A से मल्टीप्लाई किया 1/2A और यहाँ पर माइनस 1/2 A ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखिए ये तो कट जाएगा और आधा A पूरा A हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू होती है ना। क्यों, क्योंकि A प्लस A ट्रांसपोज आपको पता है सममित अवयव है और A माइनस A ट्रांसपोज विषम सममित। क्लियर है जी, सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जो जो काम का था। तो बस यहाँ पर तो इतना ही है, और यहाँ पर 2-3 पॉइंट ध्यान में रखें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो परिवर्त अवयव से क्वेश्चन आता है ना, एक आता है सममित और विषम सममित, इनकी प्रॉपर्टी से, इनकी डेफिनेशन से, सममित एवं विषम सममित। और उसके बाद में जो गुणन है, गुणन संक्रिया ना, उसकी प्रॉपर्टी और उससे। तो इन तीनों को आप लोगों को अच्छी तरह से गहराई से पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताएं, और कुछ बढ़िया किया हो तो वो भी बताएं। साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीछे की वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई के निशान पे क्लिक करें। पार्ट 1 को देखना है, ऊपर आई के निशान पे क्लिक करें। टेलीग्राम में जाएं, मैथ विद सर्च करें, ज्वाइन करें चैनल और ग्रुप, एकदम फ्री है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।